हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 29 अप्रैल का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो कंप्लीट न्यूज़पेपर जो है एडिटोरियल्स, सारी एडिटोरियल्स है उसको भी हम देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट अदर न्यूज़ है उसी को हमने कवर किया है। बाकी जो न्यूज़ है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हमने रखा नहीं यहाँ पर। तो आप जो है अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ें तो उसको जरूर आप देख सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ हाईलाइट किया है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकेंगे। और उसको इसका पीडीएफ भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। अगर आप यहाँ पे ना उसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ है, जिससे आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो हाईलाइटेड पीडीएफ है उसको हमने रखा है। और इसके अलावा हमारा और भी वीडियोज है इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, एनसीईआरटी पर, जिसको आप जरूर देखें ताकि आपका प्रिपरेशन जो है और आसान हो सके, और जल्द से जल्द आप उस चीज़ों को समझ सके और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आप दबाएं, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपको जो है आने वाली वीडियो चाहे वो जिस अलग सब्जेक्ट्स पे हो वो आपको पता चल जाए पहले से, और उसको आप जल्द से जल्द देख सके और समझ सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो आपका न्यूज है, नेगेटिव टेस्ट और वैक्सीनेशन मस्ट फॉर एजेंट्स एंड कैंडिडेट्स। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ने अभी और गाइडलाइन निकाली है। काउंटिंग होने वाला 2 मई को, जो 5 असेंबली पोल्स हुए हैं 5 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में, तो उसको लेकर के जो पोलिंग होने वाली है, वहाँ काउंटिंग जो होने वाला है, उसको लेकर कुछ और गाइडलाइन निकाली है इलेक्शन कमीशन ने, कि जो भी कैंडिडेट्स यानी जो भी जिसने इलेक्शन लड़ा है, फाइल किया है, और उसके एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, ये बेसिकली जो है आप देखते होंगे बूथ के बाहर जब इलेक्शन वोटिंग करने जाएंगे तो बूथ के बाहर बैठे रहते हैं। तो ये बेसिकली पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से देखते हैं कि कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट तो नहीं है, क्या नाम है आपका, जो वोटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही, वायलेंस कुछ नहीं है। एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि एक कैंडिडेट को हर वो बूथ पे जा नहीं सकता है। इसीलिए पोलिंग एजेंट्स का कंसेप्ट इलेक्शन कमीशन ने लाया में है इसका। इसको हमने डिटेल में कवर भी किया पहले के एनालिसिस में, हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और कोडा पे भी आप इसको मेरा पढ़ सकते हैं। कोडा पे हमारा एक अलग पेज है, स्पेस है, डेली करंट अफेयर्स और हिंदी एडिटोरियल। उस पर जाकर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको हम वहाँ पे डिटेल में मैं उसका नोट्स देता हूँ। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप जो कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट्स जो हैं, उनके एजेंट्स जो हैं, वो आइदर उनको निगेटिव कोविड टेस्ट रिजल्ट लेके आना होगा, या फिर उनको दोनों डोजेस उनको उन्होंने लिया हो वैक्सीन का। तो उसके बाद ही आप जो काउंटिंग हॉल में इंटर कर सकते हैं। जो अभी काउंटिंग होगी 2 मई को, ये कोविड को लेकर के प्रिकॉशनरी उन्होंने रखा है। पहले भी एक और गाइडलाइन ट्यूसडे को ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने लाई थी, कि जितने विक्ट्री पोजीशन है वो नहीं होंगे मई 2 को। विक्ट्री पोजीशन से कि बहुत बार जो कैंडिडेट जीतते हैं तो अपने दल बल के साथ एक रोड शो होता है पूरा सिटी में, उसको इन्होंने बैन कर दिया था। तो जो सर्टिफिकेट एक लेना होता है, जब जीतते हैं तो जीत का सर्टिफिकेट जो है रिटर्निंग ऑफिसर देते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर से जब सर्टिफिकेट लेने आप जाएं, तो आप सिर्फ कैंडिडेट जा सकते हैं, उनके साथ बेसी से बेसी 2 लोग और कैंपेन कर सकते हैं, और उससे ज्यादा कोई नहीं। तो ये कोविड को लेकर के इन्होंने गाइडलाइन जारी की है, और स्पेशली मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दिया था कि आप इसको कंटेन कीजिए। 2 मई को जो काउंटिंग होगा उसके लिए आप अलग से गाइडलाइन निकालें। तो इसी को लेकर के है कि इलेक्शन कमीशन को एक तरह से आप कह सकते हैं क्या पावर किया गया है, एक तरह से क्या गाइडलाइन निकाली गई है। नेक्स्ट आपका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन बिगिंस फॉर दोज एबव 18 एमिड ग्लिचेस। तो ये कल जो स्टार्ट हुआ था 18 साल से और 44 साल में, 18 साल से ऊपर लोगों को जो वैक्सीन थर्ड फेज जो होने वाला है मई 1 से, उसकी रजिस्ट्रेशन कल स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसमें कुछ ग्लिचेस था, मैं बहुत बार जो है साइट चल नहीं रहा था, ओटीपी नहीं आ रही थी, तो इसको लेकर के उन्होंने क्लियर किया। जो चेयरमैन है कोविन के, कोविन ऐप एक है, कोविन पोर्टल है, जिसपे कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। कि भाई यहाँ जो भी बेसिकली क्या था इसमें, कि स्टेट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिखाना उसमें कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी उनकी है या नहीं है, उस हिसाब से वहां पर आप रजिस्टर कर पाएंगे और टाइम और अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। तो अगर आप जरूर इसको रजिस्टर आपने अभी तक नहीं किया तो जरूर कोशिश करें रजिस्ट्रेशन का, कोविन ऐप पर भी, और आरोग्य सेतु जो है आपका, उस पर भी आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जरूर आप वैक्सीनेशन कराएं। तो ये बेसिकली स्टेट्स को लगाना है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया वैक्सीन पॉलिसी में क्या है, कि स्टेट्स को और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको अपना प्रोक्योर करना है मार्केट से। और इसका मेडिसिन का प्राइस भी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है हमारे यहाँ 2 बेसिकली, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उसने ऑलरेडी जो प्राइसेस बता दी है कि क्या क्या प्राइसेस हम इनसे चार्ज करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 44 से ऊपर 45 एंड एबव के पर लोगों के लिए वैक्सीन जो है सप्लाई करेगी स्टेट्स को।
तो ये पूरा पूरा वैक्सीनेशन पॉलिसी है, 3 फेजेज में गवर्नमेंट लेके आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी को लेकर के ये अभी लास्ट फेज है, जिसमें कि 18 साल से ऊपर को स्टार्ट किया गया है। आगे हो सकता है बच्चों को भी ये गवर्नमेंट स्टार्ट करे। तो वैक्सीनेशन पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ ले, और उसमें क्या क्या स्टेप्स कैसे कैसे और क्या रीजंस था, इसको भी हमने पहले डिस्कस किया है कि क्या रीजंस था कि गवर्नमेंट ने पहले कम हेल्थ केयर वर्कर के लिए किया, फिर 60 वनरेबल पॉपुलेशन के लिए किया। तो उसको भी आप रीजन को भी अपना नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, सेंटर नोटिफाइज एक्ट गिविंग मोर पावर्स टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बेसिकली इसको हमने एक्ट को कवर किया था जो अभी पास हुआ था जब बजट सेशन में, नेशनल कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो गया अप्रैल 27 से, ये ऑलरेडी इन इफेक्ट में आ गया है। मतलब इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जहां भी अगर दिल्ली के केस में बात करें तो उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, और इसको और पावर दिया गया इस एक्ट में, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है जब पास हो रहा था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पावर दिया गया है। उसके अलावा जो भी बिल्स या असेंबली में जो भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइस लेना होगा। उनके कंकरेंस से ही आप जो कुछ बिल या कुछ एक्ट ला सकते हैं। इस तरह से ये ज्यादा पावर इनको दिया गया है कंपेयर टू जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स है या जो सीएम्स है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। इसको आप अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको जरूर आप प्रीवियस आर्टिकल जाके देख सकते हैं, और इसको जरूर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये आर्टिकल, ये एक्ट है क्या और इसका क्या इफेक्ट होता है। इसका प्रोज एंड कॉन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे एडिटोरियल्स में आए थे। तो उसका क्या पॉजिटिव था, क्या निगेटिव था, दोनों साइड हमने डिस्कस किया है। तो इसको जरूर आप अपने नोटबुक में रख ले कि क्या क्या इसके पॉजिटिव है, क्या क्या इसका निगेटिव है। अब हम आते हैं एडिटोरियल पे। पहला आपका है गैस्पिंग फॉर एयर, गैस्पिंग फॉर आंसर। ये बेसिकली कुछ खास नहीं, इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन से जैसे कि लोग नहीं मिल रहा है, गैस्पिंग हो रहा है, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डेथ हो रहा है, एक ट्रॉमा है सिचुएशन। तो इसको उन्होंने बेसिकली ट्रॉमा क्या होता है इसको उन्होंने डिसाइड बताया। ट्रॉमा कब यूज होता था, पहले एक्सट्रीम इवेंट के केस में यूज होता था ये सब। बाद में वियतनाम वार के बाद इसमें बेसिकली पोस्ट जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को मेडिकल साइंस में लेके आया गया। तो कोविड में जैसे कि लोग जो है ना, उनको हवा नहीं मिल रही, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ट्रॉमेटिक इवेंट है इस तरह से। ये बेसिकली उन्होंने बताया। कुछ खास इसमें एग्जाम के लिए अगर मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ वैसा नहीं है जिसको कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकल चीज बताई गई है इसमें कि क्या इसका ट्रॉमा जो हो रहा है, लोगों को जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो क्यों टेरिफाइंग है, क्यों गलत है, क्या उसका मतलब होता है ट्रॉमा का। कलेक्टिव ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, जैसे कि 9/11 अटैक हो गया, सुनामी हो गया। टेरिफाइंग आफ्टरमाथ ऑफ टेरिफाइंग इवेंट विच हैव अफेक्टेड इंटायर पॉपुलेशन, इसको कहा जाएगा कलेक्टिव ट्रॉमा। ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में आता नहीं ऐसा कुछ, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है, टेम्पल्स आर नॉट फिल्म ऑफ द स्टेट्स। तो ये बेसिकली जो है एक आर्टिकल आई थी, एडिटोरियल आया था अप्रैल 22 को, जिसको हमने कवर भी किया था। वो था आपका द लास्ट वर्ड ऑन स्टेट्स एंड टेम्पल। तो इसको लेकर के इन्होंने, इसमें क्या था आर्टिकल में, इसमें कहा गया था कि मद्रास में क्या, सॉरी चेन्नई में जो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है टेम्पल कंट्रोल से हट जाएंगे, और टेम्पल का कंट्रोल जो है वो कम्युनिटी को हम पास ऑन कर देंगे, जो अभी तक उनके कंट्रोल में था। तो इसको लेकर के इस आर्टिकल में, जो अप्रैल 22 का आर्टिकल था, उसमें कहा गया था कि ये गलत है। इस तरह से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। पहले तो कि है ना, पुराने समय में, एंशिएंट समय में किंग्स मैनेज करते थे, तो अभी सोवरेन स्टेट्स को करना चाहिए उसी तरह से। उसके अलावा किस कम्युनिटी को आप देंगे, अगर आप किसी डोमिनेंट कम्युनिटी के हाथ में चला जाएगा, हो सकता है तो वो क्लासेज जो हमारे यहाँ ऑलरेडी है, अलग अलग क्लास, एक हिंदू सोसाइटी में अगर हम कहें तो अलग अलग क्लासेज है, लेवल हैं, कम्युनिटी है, उसमें जो है इंटर कम्युनिटी जो है कंफ्लिक्ट हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। तो ये सब बेसिकली इस आर्टिकल में पॉइंट किया गया था कि क्यों जो है सरकार को, गवर्नमेंट को जो अपना टेम्पल कंट्रोल पास ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको काउंटर करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया कि ये आर्टिकल गलत है, मतलब कि जो सरकार का डिसीजन है बेसिकली कि हम जो है टेम्पल का कंट्रोल कम्युनिटी को देंगे, वो सही है। इसी को इन्होंने बताया कि एक तरह से आपने अपोजिट साइड देख लिया था ऑलरेडी, अब उसका प्रोज ये दिखा रहे हैं बेसिकली कि क्यों वो सही डिसीजन है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल में कहा गया था किसको गवर्नमेंट कंट्रोल देगी, किस कम्युनिटी को देगी, ये डिसाइड करना मुश्किल है। हायरार्किकल डिवीजन हमारे सोसाइटी में, जिसको जो कि हम जानते हैं, सोसाइटी में आपने पढ़ा भी होगा, अलग अलग हमारे, अगर कहें हम तो वैदिक में देखा था ब्राह्मण वैष्णव करके 4 कैटेगरी वहां पे शूद्रा है। तो उसी तरह से जो सोसाइटी में अभी और हायरार्की है, कास्ट अलग 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 सेक्ट्स हैं, तो किसको दिया जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, इंटर कम्युनिटी राइवलरी हो सकती है। इसके अलावा जो हमने इस प्रीवियस आर्टिकल में कहा गया था कि भाई जो
पुराने समय में राजा महाराजा जो है मिनिस्टर से अपॉइंट करते थे जो जी टेम्पल को सुपरवाइज करते थे। इसका इन्होंने कहा कि ये मिथ है, इसका कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो थ्रेड ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज टू सपोर्ट दिस क्लेम। तो कोई भी हिस्टोरिकल सोर्सेज में ऐसा नहीं कहा गया है। मुझे नहीं मालूम ये कहा गया कि नहीं कहा गया किसी सोर्सेज में, मैंने हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये बेसिकली हिस्टोरी में आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो अगर वहां पे कुछ है तो आप अपने हिसाब से उसको इसके सपोर्ट में ले सकते हैं या इसके अगेंस्ट में ले सकते हैं आप। तो ये इन्होंने बेसिकली कहा कि ऐसा कोई सोर्स नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी इंस्क्रिप्शंस कास्ट इन स्टोन्स, उसमें कहा गया जो इंस्क्रिप्शन हम देखते हैं उसमें अटेस्ट दैट टेम्पल्स वे मैनेज होल्डली एंड इंटायरली बाय लोकल कम्युनिटीज। तो ये इन्होंने कहा कि इंस्क्रिप्शंस में ऐसा जरूर है कि कम्युनिटीज वहां मैनेज करते थे, ना कि किंग। ये इन्होंने काउंटर किया है जो इस आर्टिकल में प्रीवियस अप्रैल 22 के आर्टिकल में क्लेम किया गया था। अब इन्होंने कहा वाई गवर्नमेंट स्टे अवे फ्रॉम टेम्पल्स, तो गवर्नमेंट को क्यों टेम्पल्स का कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, इसके सपोर्ट में क्या है? तो ये है आपका अनब्रिंडल करप्शन, थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन। ये इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल के कारण ये जो हो रहा है करप्शन वहां पे हो रहा है, इससे हम बच सकेंगे अगर कम्युनिटी इसको मैनेज करेगी तो। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनडिस्प्यूटेबल करप्शन बाय द स्टेट एंड लॉस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंटिक्विटीज, जो पुराने वहां पे सामान होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन, लॉस, चोरी हो जाना। तो ये सब जो है बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये स्टेट कंट्रोल में होने के कारण ऐसा हो रहा है, अगर इस कम्युनिटी इसको मैनेज करेगी तो ये चीजें नहीं होंगी। तो ये बेसिकली सपोर्ट में आप लिख सकते हैं कि कम्युनिटी के पास टेम्पल कंट्रोल होना चाहिए। अब इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल एक्ट का एक उदाहरण दिया है। वहां पे क्या है कि द इंस्ट्रक्शन कमिटी अपॉइंटेड बाय स्टेट विद द टास्क ऑफ इंश्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ सेवा पूजा। इसका मतलब ये नहीं है बेसिकली वहां पे उसको कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उस पर अगेंस्ट भी गया था। तो कोर्ट मेड अ रिविलेशन द परफॉर्मेंस ऑफ पूजा इन फैक्ट अ सेक्युलर एक्ट एंड देयरफॉर स्टेट इज जस्टिफाइड इन इट्स रेगुलेशन। तो कहा था स्टेट का जो अगर रेगुलेट कर रही है पूजा को तो जस्टिफाइड है क्योंकि ये सेकुलर एक्ट है, ये रिलीजियस एक्ट नहीं है। ओके, स्टेट को हमें क्या सेकुलर है यहाँ पे इंडिया में स्टेट, तो सेकुलर एक्ट में ही स्टेट रेगुलेट कर सकती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था ये सेकुलर एक्ट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रूल दैट स्टेट बाय अपॉइंटिंग टेम्पल प्रीस्ट वाज एक्जिस्टिंग सेकुलर फंक्शन। तो टेम्पल प्रीस्ट को जैसे बहुत जगह स्टेट अपॉइंट करती है, कमिटी अपॉइंट करती है स्टेट की, तो ये एक सेकुलर फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Whatever style secularism is subscribed to, surely the Indian state is not to tell the believer how he or she is to offer worship to deity, nor it is to tell the custodian of the deity how she will be appointed. तो कोई भी हमारा सेकुलर, इनका कहना है कि कोई भी सेकुलरिज्म हम अपना रहे हो, लेकिन जो कैसे आपको वर्शिप करना है, पूजा कैसे करनी है, ये बेसिकली स्टेट नहीं बताता है, ये पुजारी ही बताते हैं, पुजारी के हाथों में होना चाहिए। इसके अलावा इस आर्टिकल में जो राइट टू रिलीजन है आपका फंडामेंटल राइट्स, उसका कोट किया गया था, उसमें भी है कि स्टेट कंट्रोल में होना चाहिए। उसका इन्होंने फिर काउंटर किया यहाँ पर कि आर्टिकल 25(2) में कहा गया इंपावर द स्टेट टू रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज, ये कहा गया है। और 25(2) जो है इनेबल स्टेट टू इनेक्ट लॉ टू प्रोहिबिट द एक्सक्लूजन ऑफ क्लास एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी टू इंटर हिंदू टेम्पल्स। तो पहले के समय में हमने देखा था कॉलोनियल या उससे पहले समय में कुछ जाति को, कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था, उससे बचने के लिए उसके बाद जो संविधान में इस आर्टिकल को रखा गया कि भाई सभी को, एक सेकुलर जो एक्ट है, जो पब्लिक सेक्टर का जो टेम्पल है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें सभी को इजाजत होगी जाने की, पूजा करने की, और अपना चढ़ावा जो भी करना है उनको कर सकते हैं। इसके लिए एक्ट रखा गया था, किसी को डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए क्लासेज और सेक्शंस के बेसिस पे। तो टू मेक्स लॉ फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, ये सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स के लिए ये कानून जो है ये संविधान में रखा गया था। Thus, the control of secular aspects associated with religion and the power to throw open Hindu temples to all classes and sections of society were distinct. तो ये इन्होंने कहा कि बेसिकली जो एक इसमें क्या कहा गया था इस आर्टिकल में कि स्टेट कंट्रोल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है कि सभी जाति वर्गों को मंदिर में प्रवेश को रोक नहीं सकता है। अगर कम्युनिटी को हम दे देंगे या डोमिनेंट क्लास उसको मैनेज करेगी तो क्या होगा, जो लोअर तबके जो क्लास है, जो कि पहले इजाजत नहीं थी इनको टेम्पल में जाने की, हो सकता है उनका इजाजत, उनको जो मंदिर प्रवेश फिर से रोक दिया जाए। तो यहाँ पे इसमें कहा है कि ये अलग अलग एक्ट है बेसिकली। तो सोशल सेकुलर एस्पेक्ट का कंट्रोल करना, जैसे यहाँ पे आपका देखा सेकुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, और ये जो सोशल रिफॉर्म्स है आपका, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग आर्टिकल्स में, तो इसको आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि कंट्रोल जो है स्टेट अपना छोड़ करके कम्युनिटी को दे, इससे इस आर्टिकल का कोई रिलेशन नहीं है, ये आर्टिकल तो तब भी बना रहेगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा बेसिकली।
परमिट द स्टेट टू एज्यूम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसमें ऐसा है, और टू ट्रीट ओनली स्टेट लार्जेज। तो ये जो है बेसिक आर्टिकल 31B में ये कहा है कि आर्टिकल पर पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी का अधिकार जो स्टेट उसको ले सकती है, ओनरशिप उसको ले सकती है। उसके बाद इस आर्टिकल में अप्रैल 22 का आर्टिकल में कहा इसको जस्टिफाई करने के लिए कि हिंदू में भी टेम्पल कंट्रोल स्टेट के पास होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वक्त मुस्लिम में भी ऐसा होता है कि मुस्लिम में भी कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास है। कैसे? वक्फ एक्ट के थ्रू। इन्होंने इसको काउंटर किया है। ये जो एक्ट है, जुडिक्शन फॉर लेजिटिमेसी ऑफ कंट्रोल ऑफ हिंदू रिलीजियस, ये जो कहा ये एक्ट जो है ये सिर्फ अप्लाई कहाँ होता है? चैरिटीज एंड स्पेशली एक्सक्लूडेड द प्लेस ऑफ वर्कशिप सच एज मॉस्क्यू। तो ये एक्ट जो है मॉस्क्यू पे अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे कि उनका जो प्लेस ऑफ वर्कशिप है, तरह से मुस्लिम लोगों का। उसी तरह गवर्नमेंट को टेम्पल जो है वो प्लेस ऑफ वर्कशिप है, तो उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। चैरिटीज या जो बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे काउंटर किया गया। बेसिकली काउंटर क्वेश्चन है, आर्टिकल है पूरा। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पॉइंट वहां पे किया गया था और यहाँ पे उसको काउंटर करके इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। तो जो मोस्ट फंडामेंटल क्रिटिसिज्म जो कहा जा रहा है, बेसिकली इस आर्टिकल में भी कहा गया था कि क्यों गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। पहला, किसको हम ट्रांसफर करेंगे भाई? डोमिनेंट क्लास को करेंगे, किस कम्युनिटी को करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? दूसरा, कम्युनिटी को एक बार दे दिया जाए कि हो सकता है क्लास हायरार्की स्टार्ट हो, जैसा हमने यहाँ देखा था डिवीजन है तो डोमिनेंट क्लास अपना वर्चस्व रखेगा, छोटे क्लासेस को वहां पे एंट्री नहीं मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिकली कैन बी इफेक्चुएटेड बाय क्रिएशन ऑफ बोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ रिलीजियस हेड्स, प्रीस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर। तो इसको आप कर सकते हैं कि आप बोर्ड के हाथों में दे दे, जिसमें कि रिलीजियस हेड्स उसके मेंबर हो, प्रीस्ट जो पुजारी वो मेंबर हो, और रिस्पॉन्सिबल मेंबर जो उस कम्युनिटी के हो वो उसके मेंबर हो। मेंबर ऑफ प्रोफेसर पार्टिकुलर धार्मिक संप्रदाय, मतलब कि जो मंदिर में जिसको हम पूछते हैं उस सेक्ट से या उस रिलीजन से या उससे जुड़े हुए लोग जो है वो उसके मेंबर उसमें बन जाए, और वो कमिटी जो है बेसिकली टेम्पल को मैनेज करे और चलाए। तो ये इन्होंने सजेशन दिया, इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली। ये जो कहा जाता है कि ये इससे क्या हायरार्की होगी, क्लास कंफ्लिक्ट होगा, तो उसके अगेंस्ट में आप सजेशन में इसको आप लिख सकते हैं। अब इन्होंने ब्रिटिश सरकार की बात भी कही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेके आई थी रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट, जो कि प्रीवियस रेगुलेशन था उसको हटा के लाया गया था। इसमें क्या हुआ, क्रिएटेड कमिटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर टेम्पल। इन्होंने कमेटी बनाई थी हर डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल को कंट्रोल करने के लिए, और जो मेंबर्स थे कमेटी के वो अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन प्रोफेसिंग द रिलीजन और द पर्पस ऑफ विच रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट आर फाउंडेड। तो जो उस रिलीजियस से जुड़े हुए लोग थे वो उसके मेंबर होते थे, इलेक्शन भी होता था वहां पर, लोकल बॉडी इलेक्शन कराती थी। तो इस कंसेप्ट को भी हम ला सकते हैं, जैसे यही चीज है ये कि जो कम्युनिटी के मेंबर है उस रिलीजियंस उसको पूजने वाले मेंबर है वो उस कमेटी में बोर्ड में मेंबर हो जाए और उस बोर्ड को ही मैनेज करने दिया जाए टेम्पल को। तो ठीक है, ये पूरा आर्टिकल बेसिकली इसको काउंटर करने के हो तो इसको आप जरूर देख सकते हैं। उसके बाद आपको दोनों साइड जो है उसका पता चल जाएगा, उसका आंसर आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है सैलिटरी स्टेप्स। ये बेसिकली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया अभी जो हमने देखा, एक तो विक्ट्री पोजीशन को स्टॉप कर दिया इन्होंने, और दूसरा काउंटिंग सेंटर का भी जो हमने देखा कि आप निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास या फिर वैक्सीनेशन होनी चाहिए आपके दोनों डोजेज। तो रिग्रेटेबल दैट इन्फोर्समेंट ऑफ अर्लियर नॉर्म, जो पहले नॉर्म्स जो है वायलेट किए गए वो रिग्रेटेबल है, बेसिकली उसको फॉलो किया जाना चाहिए था। अगर फॉलो होता तो सकता कोविड इतने बढ़ता नहीं। तो ये इन्होंने बस अब इसके बाद इन्होंने कहा है मल्टी फेज जो इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराया, स्पेशली बंगाल में 8 फेजेज में जो इलेक्शन हुए या हो भी रहे हैं, आज भी एक लास्ट फेज है, तो उसको लेकर इन्होंने अपना अलग व्यू दिया कि वो सही नहीं था। तो उसको हम देख लेते हैं। ये आप लिख सकते हैं मल्टी फेज इलेक्शन होना चाहिए, सिंगल फेज होना चाहिए, इलेक्शन टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इस पे आप सजेशन में आप लिख सकते हैं। ग्रांटेड, ये क्यों किया जाता है, पहली बात तो ये आप समझ ले, इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है, मल्टी फेज में क्यों करता है, कहीं पे सिंगल फेज में हो जाता है, एक दिन हो जाता है। तो कुछ स्टेट जो है प्रोन टू वायलेंस है, तो बहुत वहाँ वायलेंस होता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन देखता है कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमको मूव करवाना है, उतनी मिलिट्री फोर्सेस चाहिए हमको, इसलिए अलग अलग फेजेज में किया जाता है कि कुछ कंस्टिट्यूएंसी में होगा तो हमारे पास उतना लॉजिस्टिक्स होगा, उतने मैन पावर होगा जो कि वायलेंस को कंट्रोल कर पाए। तो ये एक बड़ा रीजन जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि हम अलग अलग फेजों में इलेक्शन क्यों करवाएं। उसके अलावा और भी जो क्या कारण है इसका, टाइम नीडेड टू मूव सेंट्रल फोर्सेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अगर हम
नेशनल इलेक्शन की बात करें, स्टेट इलेक्शन की बात करें, तो सिक्योरिटी फोर्सेज का आपको यहाँ से फिर यहाँ मूव करना है, तो उसमें टाइम लगेगा। इलेक्शन यहाँ करना खत्म होगा, उसके बाद सारे मशीन्स जो है वहाँ पे स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा। मिलिट्री फोर्स में एक आदमी नहीं होता, उसमें पूरा कंपनी होती है बहुत सारी, तो उसको सबको एक जगह इकट्ठा करके फिर मूव करवाना, इसमें टाइम लगता है, लॉजिस्टिक्स चाहिए। इसीलिए बेसिकली अलग अलग फेजों में और एक फेज से दूसरे फेज के बीच में गैप देकर इलेक्शन किया जाता है। तो ये दूसरा रीजन बताया जाता है। सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी इन सेलेक्ट कंस्टिट्यूएंसी आल्सो अंडर कंसिडरेशन। ये सब कारण जो इलेक्शन कमीशन बताता है, बेसिकली इसके पीछे रीजन है कि मल्टी फेज इलेक्शन क्यों कराना है। अब हम आते हैं अब क्यों नहीं जरूरी है। तो विथ ओनली वन स्टेट देयर इज गुड सेंस ऑफ फुलफिलिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट विद इन अ वीक और सो। तो इन्होंने कहा कि वो सिंगल स्टेट था आपका, तो उसमें आप आसानी से लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करा सकते थे, पैरामिलिट्री को आप मूव करा सकते थे आसानी से। नेशनल इलेक्शन नहीं है कि आपको एक नॉर्थ से आपको साउथ में लेके जाना है, तो वो आपका सिंगल फेज में या 2-3 फेजों में, कम फेजों में इलेक्शन हो सकता था। एक ये आपका सजेशन है एक तरह से। हम काउंटर है आपका प्रोलोन कंपेन से मुश्किल क्या है, टू बिल्ड अप टेंशन, बिल्ड अप ऑफ टेंशन, टेंशन बिल्डअप होता है। ज्यादा कंपेन 1 महीना 2 महीना कंपेन चल रहा है तो टेंशन बिल्डअप होता है। इंटायर फेज इन फ्यू फेजेस पॉसिबल विल हेल्प लोकलाइज द पोटेंशियल ऑफ वायलेंस। अगर आप कम फेजेस में कर देंगे तो क्या है, तो टेंशन बिल्डअप नहीं होगा, पोटेंशियल लोकलाइज हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ वायलेंस में किसी कुछ ही जगह वायलेंस होंगे, क्योंकि सारे जगह इलेक्शन एक साथ हो रहा है या 2 फेजेज में हो रहा है, तो आप जो है वायलेंस जो हर जगह आप नहीं कर सकते, उतना वायलेंस भी नहीं होगा आपका। दूसरा रीजन ये है, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ टेंशन ड्यू टू वर्युलेंस ऑफ कैंपेन। तो टेंशन जो प्रिवेंट होगा, एक दूसरे जगह जो हो जाएगा, मान लीजिए एक फेज में अगर टेंशन हुआ दूसरे जगहों पे भी वो ऑब्वियसली बात डोमिनो इफेक्ट होगा, इससे आप बच सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग फैटिग ऑफ फोर्सेज डिप्लॉयड थ्रू आउट द कैंपेन। और फोर्सेज भी थक जाती हैं, पूरा 2 महीने तक वो डिप्लॉयड है, उसको भी आप रोक सकते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने दिया सजेशन कि मल्टी फेज नहीं होकर कम फेजों में, 8 फेज नहीं होकर आप 2 या 3 फेजेज में इलेक्शन कराते तो क्या इसका फायदा होता, स्पेशली और आपका सेफर भी होता, जैसे कि कोविड को लेकर के उन्होंने कहा है। तो ये 5 रीजन बताए बेसिकली इन्होंने बताए हैं कि कम फेजेज में क्यों होना चाहिए और क्यों ज्यादा फेजेज में होता है, इसका रीजन ये है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है शॉर्टेज एंड वेस्टेज। ये बेसिकली वैक्सीन वेस्टेज को लेकर कहा गया है कि अभी जो सरकार ने कहा कि 16 करोड़ ऑलरेडी वैक्सीन डोजेस स्टेट्स को दिया गया, जिसमें से कंजम्पशन कितना हुआ है, 14.8 करोड़ डोज यूज हुआ है, लोगों को लगाया गया है। ये माइनस ये आप कर ले तो 1.2 करोड़ वेस्ट हो गया एक तरह से। सबसे ज्यादा वेस्टेज है तमिलनाडु में, जहाँ की 8.83% हुआ है, और लक्षद्वीप में इससे ज्यादा आपका 9.76% है। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कोई भी वेस्टेज देखा नहीं गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि वेस्टेज को कम करना चाहिए। ऑलरेडी कोविड गाइडलाइन में कहा गया था कि वेस्टेज हो सकता है। वेस्टेज क्यों होता है, तो इसका रीजन यहाँ पे बताया गया है। इन अनओपन वायल्स क्यों हो सकता है, वैक्सीन रीचिंग द डेस्टिनेशन आफ्टर एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट के बाद वैक्सीन जहाँ पे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहा है एक्सपायरी डेट के बाद। एक्सपोज टू टेम्परेचर आउटसाइड इट्स नॉर्मल बाउंड, तो टेम्परेचर पे उसको रखा जाना चाहिए। बेसिकली लोकल कम टेम्परेचर पे रखा जाता है वैक्सीन को, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको ज़्यादा देर तक रखा गया तो ऑब्वियस बात वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। एंड सस्पेक्टेड कंटामिनेशन एंड पुअर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिसेस, तो जब आप लगा रहे हैं या जहाँ रख रहे हैं वहाँ पे कंटामिनेशन हो गया, अच्छी तरह से आपने रखा नहीं, उसको देखभाल नहीं किया, तो ये कारण बेसिकली होते हैं वैक्सीन वेस्टेज के। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। इसका आप लिख सकते हैं कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। लॉजिस्टिक हमको अच्छी करनी होगी तो जल्दी पहुंच जाएगा भाई। दूसरा टेम्परेचर आपको देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी आपको इंप्रूव करने की होगी, वहाँ पे देखना कि रख रखाव का सही है कि नहीं है, कोल्ड स्टोरेज जो भी चाहिए आपको वो है कि नहीं है। इससे आप करके वैक्सीन स्टोर वेस्टेज है उसको आप काउंट कर पाएंगे। तो ये इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस को हमको और कम करना होगा, और डिमांड फॉर स्किल एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, क्योंकि अभी वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है, वेस्टेज हमको कम से कम करना है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल एडिटोरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस द साइलेंट थ्रेट। ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के है, जो ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है कि ये मतलब कि फेनोमेना बाय विच बैक्टीरिया एंड फंगाई इवॉल्व एंड बिकम रेजिस्टेंस टू प्रेजेंटली अवेलेबल मेडिकल ट्रीटमेंट। ये होता है जो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो दवाइयाँ अवेलेबल है, तो हमारे यहाँ जो बैक्टीरिया जो फंगाई जो भी है, तो वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब आप दवाई खाएंगे भी तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बीमारी आपकी कम नहीं होगी। इसको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये माना जा रहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन 21st सेंचुरी। ये माना जा रहा है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है, 2020 में कहा था कि एएमआर जो है आपका स्लो सुनामी दैट थ्रेटन्स टू अनडू अ सेंचुरी ऑफ मेडिकल प्रोग्रेस।
तो जो हमने मेडिकल प्रोग्रेस किया है उससे एक तरह से उसको रोकता है एक तरह से, क्योंकि मेडिकल प्रोग्रेस कर करके हमने जो दवाइयाँ बनाई हैं एंड माइक्रो जो दवाइयाँ बनाई है जो कि बैक्टीरिया फंगाई सबको अटैक कर सकता है, उसको हमारा इलाज कर सकता है। तो इससे अगर रेजिस्टेंस हो जाते हैं बैक्टीरिया फंगाई, तो वो दवाइयाँ जो है बेकार हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तो ये मेडिकल प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहा है एक तरह से। ऑलरेडी जो है 7 लाख मौत जो है एक साल में इसके कारण हो रही है एज ऑन रिकॉर्ड। तो इसको इन्होंने बताया कि क्यों ये एक बड़ा कारण है, एक कंसर्न का विषय है जिसको देखना चाहिए। विदाउट फंक्शनल एंटीमाइक्रोबियल्स ट्रीट बैक्टीरिया एंड फंगाई इवन द मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर। तो अगर ये एंटीमाइक्रोबियल्स नहीं होंगे जो कि बैक्टीरिया फंगाई को आपका इलाज कर सके, तो इससे क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर भी होते हैं उसमें आप देखते होंगे उसके बाद आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा, इन्फेक्शन आपको ट्रीट नहीं कर पाया जाएगा। इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा तो आप obvious सी बात, तो आपको बीमारी होगी और इन्फेक्शन और बढ़ेगा और दूसरे को भी फैलेगा। तो ये इसका इफेक्ट हो सकता है। नियोनेटल मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि सर्जरी होती है उसके बाद। तो अगर सर्जरी के बाद आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक अगर आपके ऊपर काम नहीं करे तो अभी सी बात है मोर्टेलिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन जो बढ़ेगा तो अभी सी बात है डेथ रेट बढ़ेगा। लेकिन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ज़्यादा ये सीरियस इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि चीप और इजिली अवेलेबल एंटी माइक्रोबियल्स है जो लोग खा रहे हैं, जिससे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल्स जो है जो डिजीज है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा ये होने का संभावना है। सीवियर रिस्क ऑफ बीइंग ओवररन बाय द अनट्रीटेबल इन्फेक्शियस डिजीज, ये बेसिकली लो इनकम कंट्रीज में, जैसे एशिया में इंडिया हो गया आपका, बाकी जो कंट्रीज हैं। तो ये ड्रग रेजिस्टेंस होता क्यों है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्या कारण इसके? तो मिसयूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन, मिसयूज आप कर रहे हैं। इनएप्रोप्रिएट यूज एग्रीकल्चर में बहुत बहुत बार होता है, जो लाइव स्टॉक है, जब गाय भैंस जो भी आपके हैं उनको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है कुछ बीमारी के लिए। और कंटामिनेशन अराउंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स where untreated waste releases large amount of active antimicrobials into environment। ये 3 मेजर कारण बताए गए हैं। एक तो मिसयूज, लोग जो अपने आप जो ओवर जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, डोजेस सही से नहीं खाते हैं, तो उससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की संभावना है। दूसरा एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने कहा कि जो लाइव स्टॉक है, जो मान गाय या जो भी वो रखे हुए एनिमल्स, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत बार एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे वहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है। और तीसरा है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट, जो जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, वो बहुत सारे वेस्ट जो वहाँ पे अनट्रीटेड वेस्ट वो रिलीज करते हैं ट्रीट बिना किए, उससे बहुत सारे एक्टिव एंटीमाइक्रोबियल जो है इन्वायरमेंट में जाते हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया फंगाई जो है वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं जो उस मेडिसिन से। तो ये इससे इवोल्यूशन होता है रेजिस्टेंस ऑफ इन माइक्रोब्स। नो न्यू क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव मेड इट टू द मार्केट इन लास्ट 3 डिकेड्स। ये भी इन्होंने कहा कि कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया है पिछले 3 दशकों से, 30 सालों से समझ लीजिए आप। तो इससे क्या होगा कि जो अभी मेडिसिन ऑलरेडी उससे बैक्टीरिया फंगाई रेजिस्टेंट हो चुके हैं, नई मेडिसिन आ नहीं रही है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये रेजिस्टेंस फेनोमेना है और बढ़ेगा। तो ये रिक्वायर्स एक्शन इन एडिशन टू डेवलपिंग न्यू एंटीमाइक्रोबियल। अब करना क्या है हमें, ये तो आपने बता दिया, प्रॉब्लम बता दिया, करना क्या है? तो एक तो पहला न्यू एंटीमाइक्रोबियल्स हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या नए अगर दवाइयाँ आएंगी तो अभी से बात है, जो रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया प्रीवियस वो मेडिसिन से, तो नए मेडिसिन आएगी तो वो उसको काउंटर कर पाएगा, उसको खत्म कर पाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कैन रिड्यूस एंटीबायोटिक यूज। तो एंटीबायोटिक यूज को भी आप कम करें इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर यूज करके। अ मिक्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड सैंक्शन, इंसेंटिव और सैंक्शंस का मिक्स। सैंक्शंस मतलब कि आप ओवर द काउंटर आप मेडिसिन को बंद करें बेचना, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको मेडिसिन मिलनी चाहिए, एंटीबायोटिक स्पेशली। इंसेंटिव दीजिए, इंसेंटिव क्या देना भाई आपको, कि नए माइक्रोबियल्स जो कंपनियां हैं रिसर्च करके नए माइक्रोबियल्स को लेके आ पाए मेडिसिन को। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया। इसमें तो who need microbial access to it, और टू चेक द स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स हम सर्विलेंस मेजर्स कर सकते हैं। टू दो आइडेंटिफाई दीज ऑर्गेनिज्म नीड टू एक्सपेंड बियॉन्ड हॉस्पिटल्स एंड इनकम्पास लाइव स्टॉक, वेस्ट वाटर एंड फार्म रन ऑफ। तो यहाँ पे भी हमको देखना होगा, सर्विलेंस करना होगा कि कहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, बैक्टीरिया फंगाई रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो यह सर्विलेंस हम कर सकते हैं। तो 4 आपने देख लिया सजेशंस कि क्या हम कर सकते हैं।
और इन्वेस्टमेंट जैसा आपने ऑलरेडी देखा, इन्वेस्टमेंट करना होगा हमें और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, ताकि हम नए रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स को डेवलप जो इकोनॉमी कंटेन कर पाए, नए डिजीजेस नए मेडिसिन को हम ला पाए। इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि पिछले साल 2020 में एक $1 बिलियन का AMR एक्शन फंड जो है लॉन्च किया गया था विद सपोर्ट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। जो हमने देखा कि 30 सालों से कोई नई एंटीबायोटिक आई नहीं है, तो नए एंटीबायोटिक आए और जो रेजिस्टेंस है इसको काउंटर कर पाए, उसको लड़ पाए उससे। इसके लिए एक फंड कल पिछले साल लाया गया था $1 बिलियन का। इसमें यूके ने भी बेसिकली ट्रायल किया, सब्सिट्यूशन किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया अलग देशों में और क्या सजेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो पेरू ने क्या किया है, पेशेंट एजुकेशन टू रिड्यूस अननेसेसरी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन। तो पेशेंट को एजुकेट किया कि भाई आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना ले। ऑस्ट्रेलिया ने टू इन्फ्लुएंस प्रिस्क्राइबर बिहेवियर एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज द यूज ऑफ पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक। तो ये इन्होंने कहा कि भाई एंटीबायोटिक का कम यूज हो, प्रिस्क्रिप्शन जो है आप उसमें कम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। डेनमार्क ने प्रिवेंट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक। तो इन्होंने लाइव स्टॉक में एंटीबायोटिक को बंद कर दिया यूज करना। इससे क्या है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रिवेलेंस एंड रेजिस्टेंस। उसके साथ ही साथ फार्मिंग भी इंप्रूव हुई वहां पर। तो ये सब आप जो है सजेशन में वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि क्या क्या अलग देशों ने इसमें अपनाए हैं अपना स्टेप्स। फार्मास्यूटिकल वेस्ट को आप ट्रीट करके यहाँ पे रिलीज कीजिए, ये आप सजेशन में लिख सकते हैं। देयर नीड टू रिकॉग्नाइज लिमिटेशंस ऑफ सीलोड अप्रोच। मतलब कि एक सिंगल ये जो हमने देखा कि एक देश ने किया दूसरे देश ने किया, तो ये सीलोड अप्रोच है, मतलब इंडिविजुअली आप कर रहे हैं, इससे फायदा नहीं होगा। अलग अलग स्टेप से आपको जो बेसिकली एक कंबाइंड इफेक्ट की जरूरत है। रेगुलेटिंग क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक को ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाए। ओवर द काउंटर आप देखें तो आसानी से जाके आप एंटीबायोटिक खरीद सकते हैं, इसको आपको रोकना होगा। Efforts to control prescription through provider incentives should be accompanied by the efforts to educate करना हो कस्टमर को, कंज्यूमर को, कि आप जो है इनअप्रोप्रिएट डिमांड ना रखें, एंटीबायोटिक इनअप्रोप्रिएट ना ले, और स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो है सरकार को लानी होगी ताकि एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल हो। पॉलिसी लैंग्वेज आपको उस हिसाब से पॉलिसी आपको लानी होगी। इसके अलावा नीड इंगेजमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर था। उसके बाद सिर्फ हेल्थ सेक्टर की बात नहीं रह गई, जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर के जो स्टेक होल्डर यानी किसानों को आपको इसमें लाना होगा कि भाई आप लाइव स्टॉक में एंटीबायोटिक यूज ना करें, वेटरनरी जो डॉक्टर्स है उसको लाना होगा, ट्रेड में, इन्वायरमेंट साइंस को, तो इन सबको आपको इन्वॉल्व करना होगा, एक रिफॉर्म्स पॉलिसी लानी होगी। इसके अलावा इंटरनेशनल अलाइनमेंट चाहिए, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी चाहिए कि इंटरनेशनल अलग अलग देश, सब देश जो मिलकर इसको ट्रीट कर इसको इससे लड़े। तो ये आपका सजेशंस में आप लिख सकते हैं। ये कारण हो गया आपका एंटीमाइक्रोबियल डिफिनेशन क्या, ये यहाँ पे कहा गया, इसका क्या इफेक्ट होगा ये आपने देख लिया। तो ये आपका हो गया डिफिनेशन, ये हो गया इसका इफेक्ट AMR का, निगेटिव इफेक्ट, रीजंस क्या है, और ये आपका हो गया सजेशंस। यहाँ से पूरा ये सजेशंस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग। ये बेसिकली जो कोविड पॉलिसी गाइडलाइन, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लेके आई है, उसको उन्होंने बताया कि मिस प्लेस्ड है, मिसलीडिंग है। उसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी प्रिस्क्राइब की गई है जो कि ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब किया गया वो रेलिवेंट नहीं है। पिछले साल जो क्या था हाइड्रोक्लोरिन इन्होंने कहा था ट्रीटमेंट में, जो कि इसका एफिकेसी नहीं है, प्रूव हो गया है एक पिछले साल में कि इसका कोई एफिकेसी नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता इससे। अभी भी जो अप्रैल 22 को भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने लेके आई है, उसमें भी इस मेडिसिन को रखा गया है, तो ये गलत है बताया है। तो आपको जो भी आप नेशनल लेवल गाइडलाइन लेके आ रहे हैं, उसके लिए जरूरत है आप एविडेंस को देखें, प्राइसिंग को देखें, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सोशल रिलेवेंस, सबको देख करके आपको पॉलिसी लानी चाहिए। तो ये सब जो है आपने एविडेंस को नहीं देखा। यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिन को, आपने एविडेंस आपने नहीं देखा। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी को रखा गया, जो कि ICMR ने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया था, ट्रायल किया था, तो पाया था कि इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। प्लाज्मा डू नॉट सेव लाइफ ऑफ दोज कोविड-19, तो तब भी इसको रखा गया ट्रीटमेंट गाइडलाइन में, ये एक गलत है फिजिकली। आइवरमेटिसिन जो है इसको रिकमेंड किया गया, जबकि कि WHO ने रिकमेंड किया अगेंस्ट इट्स रूटीन यूज, इसको क्यों रखा गया आपने। इसके अलावा प्राइसिंग और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इंपॉर्टेंट है, जिसको गवर्नमेंट ने नहीं देखा। जैसे रेमडेसिविर, ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऑल्दो इट हैड नो वैल्यू इन सेविंग लाइफ, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर हम देखें अभी हाल दिनों में, तो हॉस्पिटल्स में ही सिर्फ उसको कुछ यूज किया जा सकता है और कुछ ज़्यादा बेनिफिट इसका नहीं है। इसको भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है बेसिकली इसका। इसके अलावा
इनहेलर का इस बार प्रिस्क्राइब किया गया है माइल्ड पेशेंट के लिए, जबकि है ना ये क्या इम्प्रूव्स ओनली सेल्फ रिपोर्टेड सिम्टम्स विद माइल्डली सिक पेशेंट, इट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू सेविंग्स लाइफ रिड्यूसिंग हॉस्पिटल एडमिशन। तो इसका भी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको आपने प्रिस्क्राइब कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि जिसको अस्थमा के पेशेंट को जिसको ये चाहिए उनको भी दवाइयाँ नहीं मिल रही मार्केट से, और ये इंपॉर्टेंट दवाई इनहेलर उनके लिए। तो ये सब बेसिकली उनका पॉलिसी मेकर शुड हैव वेटेड फॉर फाइनल पब्लिकेशन। ये ऑलरेडी किसी में इस ट्रायल में पब्लिश किया गया कि इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि एक तो आपको एविडेंस को देखना था जो आपने नहीं देखा, ट्रायल्स को नहीं देखा। दूसरा, आपने जो इंडस्ट्री के साथ आपको पहले अगर आप कुछ दवाई को प्रिस्क्राइब करें तो आपको इंडस्ट्री के साथ बैठ करके उसका प्रोडक्शन जो है देखना चाहिए, प्रोडक्शन कितना है, उसको बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, तो ये आपने नहीं किया। और बॉस्टर सप्लाई चेन टिल फाइनल ईयर स्कीम, तो सप्लाई चेन को आपको अच्छा करना चाहिए ताकि मेडिसिन जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है और जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है वो पूरा पक्का हो सके, ताकि लोगों को मेडिसिन आसानी से मिल सके। ये आपने नहीं किया, जिसके कारण हम देख रहे हैं रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, बाकी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, लोगों को मिल नहीं रहा है। ये सब आपको पॉलिसी डिसीजन के पहले देखा जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ दवाई का उन्होंने बताया, आपको जरूरत नहीं है इसको, बेसिकली इसे प्रिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिस इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ एनी मेंशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक फ्रॉम रीजेनरन और एली लेली इन द गाइडलाइन, तो कुछ मेडिसिन होनी चाहिए जो कि नहीं आपने प्रिस्क्राइब की। ये बेसिकली इन्होंने पॉलिसी को लेकर कहा कि मेडिकल पॉलिसी में क्या क्या, एक तो आप किसी में ले सकते हैं, कोई भी पॉलिसी जो है इस बेसिस का आपको डिसाइड करनी चाहिए, और उसके पहले आपको क्या करना है, टास्क क्या करना है भाई, कि जो आप मान लीजिए इसमें दवाइयाँ हैं तो उसको लेकर के आपको देखना है इंडस्ट्री के पास कितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल। इन्होंने कहा है बेसिकली इस आर्टिकल में कि सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स है उसको यूनिवर्सल करने की जरूरत है। अभी जो क्या है तकरीबन 500 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स है जो सेंटर, स्टेट और अलग डिपार्टमेंट जिसके लिए करते हैं, लेकिन ये जिसको चाहिए वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका बेसिकली अलग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बार जो है एक्सक्लूजन एरर हो जाता है, इंक्लूजन एरर हो जाता है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, आपको जो यूनिवर्सल स्कीम देनी चाहिए जो सब पे सबको जिसको बेनिफिट हो, विल हेल्प एब्जॉर्ब इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स। एग्जाम्पल इन्होंने दिया आयरलैंड के केस में पुअर लॉ सिस्टम, बेसिकली यहाँ पे क्या था, रिलीफ दैट वाज फाइनेंस्ड बाय लोकल प्रॉपर्टी टैक्सेस। ये पुराने जब 19वीं सेंचुरी में उन्होंने किया था। तो प्रोमिसेस सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस, यूनिवर्सल स्कीम्स एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट सप्लीमेंट इस स्कीम के अंदर। आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया है, कुछ खास इसमें नहीं है। इसी तरह से हम यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम, जैसे इंडिया का केस में एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, पल्स पोलियो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम था, काफी सक्सेसफुल भी रहा, इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री। इसी तरह से हमें जो है एक सिंगल यूनिवर्सल स्कीम लाने की जरूरत है जिससे सभी को बेनिफिट हो। हमें जो किसी को टारगेट कर रहे हैं, बीपीएल को टारगेट कर रहे हैं, एपीएल को टारगेट कर रहे हैं, जिसको फूड सिक्योरिटी नहीं उसको टारगेट कर रहे हैं, माइग्रेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो उससे वो स्कीम जो कवर नहीं हो पाता, उसका एडवांटेज नहीं मिल पाता सभी लोगों को। एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या प्रॉब्लम है, दे आर फ्रैक्शनलाइज्ड अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट एंड सब स्कीम्स। तो उसमें फ्रैक्शन है, बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स उसके अंदर में है, इसको पता नहीं कौन स्कीम किस पे लागू है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये कॉज प्रॉब्लम बिगिनिंग विद डेटा कलेक्शन भी नहीं हो पाता आपका कि किसको हमको देना है, और लास्ट में डिलीवरी भी आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि पता ही नहीं आपको किसको देना है, तो दे दिया किसको। यूनिवर्सल सिस्टम से क्या होगा, ये जब एप्लीकेशन अच्छा होगा, डेटा आपको एक ही बार आपको सारा एलिजिबल बेनिफिशियरी का डेटा मिल जाएगा। एक्सक्लूजन एरर नहीं होगा, मतलब क्योंकि सभी इसमें इंक्लूडेड है, तो एक्सक्लूजन का एरर की सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप किसी को इंक्लूड एक्सक्लूड तो करना नहीं है, सभी के लिए ये स्कीम आपका जो अप्लाई होगा सभी पर। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो इसको आप इस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं एक यूनिवर्सल अप्रोच में। इससे क्या होगा आपका एक्सक्लूजन, फायदा क्या होगा यूनिवर्सल स्कीम का, एक्सेस और एक्सक्लूजन बैरियर हट जाएगा आपका। पीडीएस कैन बी लिंक टू यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, सच आधार और वोटर कार्ड से आप लिंक कर दिए, रेशन कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड सब जिसके पास होगा वो उसको एक्सेस कर पाएगा। एनीवन जिसको जरूरत होगी फूड की वो इसको स्कीम को एक्सेस कर पाएगा। माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए भी ये हो पाएगा कि अभी क्या है, माइग्रेंट को रेशन कार्ड उनका होता है दूसरे स्टेट का, और वो रहते काम करते हैं दूसरे स्टेट में, तो उनको ये राशन कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये इनमें से यूनिवर्सल स्कीम्स की क्या एडवांटेज है, ये आप इसको लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल स्कीम की जरूरत है, ना कि फ्रेगमेंटेड अलग अलग स्कीम्स की हमें जरूरत है। इसके लिए हमें मैप करना होगा सेंट्रल सोशल स्टेट स्कीम्स को एक कंसोलिडेटेड मैनर में, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर ना हो, और डिलीवरी में कोई एरर ना हो।
इसके अलावा अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ वेलफेयर एक्सेस फॉर वनरेबल ग्रुप्स कैन बी कंडक्टेड। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल स्कीम्स के लिए इन्होंने कहा है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और अभी जो स्कीम्स है उससे क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बहुत इन्होंने बताया है। नेक्स्ट का आपका आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान पुश फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। ये बेसिकली सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है फॉर्मली लॉन्च किया गया मंगलवार को, जिसमें इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया इसको, ट्रेड मिनिस्टर्स ने। थ्री साइड्स एग्रीड द पेंडेमिक रिवील्ड सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज ग्लोबली एंड इन द रीजन। तो ये माना गया कि पेंडेमिक के बाद हमने देखा सप्लाई चेन किस तरह से, जो ऑलरेडी सप्लाई चेन था वो कैसे ठीक नहीं था, उसमें वल्नरेबिलिटीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स था, इसलिए एक नया सप्लाई चेन इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। ये है क्या, बेसिकली ये पिछले साल इसमें ना आया था कि हम लॉन्च करेंगे, पिछले साल इन्होंने डिसाइड किया था। सप्लाई चेन इज एन अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू इंश्योर इट हैज डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई रिस्क। तो बहुत बार होता है कि आपको सप्लाई कुछ सामान का चाहिए, तो अगर आप किसी देश से, सिर्फ एक ही देश से आप डिपेंडेंट है सप्लाई के लिए, तो अगर वो देश इनकार कर देता है तो आपके पास वो सप्लाई रुक जाती है, स्पेशली मान लीजिए कोविड के समय में। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है कि भाई आपने डाइवर्सिफाई कर दिया अपना सप्लाई रिस्क, मतलब अब आप एक देश से नहीं 4 जगहों से 5 जगहों से उस सामान की सप्लाई कर रहे हैं। इससे मतलब एक देश ने अगर आपको इनकार भी कर दिया, 2 देश ने इनकार भी कर दिया, तो तीसरे देश से आप उसको सोर्स कर पाएंगे और आपकी जरूरत पूरी हो पाएगी। अक्रॉस न्यूमरस सप्लाइंग नेशंस इंस्टीड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन और फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना। ये एग्जांपल दे कि चाइना पे सिर्फ आप डिपेंडेंट थे अभी तक, अब आप 2-3 देश से उसी चीज को आप ले सकते हैं। तो अगर चाइना इनकार भी कर देता या सोर्स नहीं कर पाता आपको सामान, तब भी आप जो है दूसरे देशों से मदद ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डाइल्यूट चाइनीज इकोनॉमी इन्फ्लुएंस इन द रीजन, चाइनीज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का रीजन इन्फ्लुएंस जो वो कम करेगा। अल्टरनेटिव सप्लाई चेन नेटवर्क बन जाएगा इंडो पैसिफिक को लेते हुए, जिसमें यूएसए, सॉरी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, इंडो पैसिफिक कंट्रीज है। और फ्री फेयर इंक्लूसिव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड स्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट। डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, सभी लोग इसमें इंक्लूडिंग है, ट्रांसपेरेंट होगा और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो है वो कम करेगा इसमें। इनिशियल स्टेज ऑफ पेंडेमिक व्हेन द चीजिंग ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना हैज काउज्ड क्रैक्स इन सेवरल सप्लाई चेन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हम जैसे कहा कि चाइना में क्योंकि पहले इफेक्ट हुआ था ये चीज, तो वहां पे क्या प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का बंद हो गई, इसी कारण जो सप्लाई चेन जो चाइना से ही था, सिर्फ कंट्रोल था, वो सप्लाई चेन ब्रेक हो गया। इसीलिए बहुत सारे देशों को जो सप्लाई चाहिए था, जो सामान चाहिए था, जरूरत की सामान, वो उनको नहीं मिल पाई। तो इसीलिए अल्टरनेटिव जो आपने मेथड चुना इसको। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं और सोशल मीडिया पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।